Welcome to 24/7 English. Now, in this video, we are going to discuss about the next part of the journey which we have started in part 1 towards the end of the earth. Now, in part 1, we have discussed the starting of our journey, and now in this video, we are going to discuss about the human impacts, about what we are doing on the environment. So, last video में हमने देखा कि हम लोग एंटार्क्टिका जा रहे थे और अब यहाँ पर हम पहुंचने के बाद अब हम ये देखेंगे कि एक्चुअली ह्यूमंस का इम्पैक्ट क्या रहा है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, हमारे नेचर के ऊपर, और हमने क्या ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से सब कुछ खतरे में पड़ गया है. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट. ह्यूमन इम्पैक्ट, पेज नंबर 20. Human civilizations have been around for a paltry 12,000 years, barely a few seconds on the geological clock. अब क्या कहते हैं कि हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो हमारा ह्यूमंस का कल्चर है, दैट इज paltry, बहुत स्मॉल टाइम पीरियड का है, 12,000 years का है बस, जो हमारा जियोलॉजिकल क्लॉक से जिससे हम मेजर करते हैं, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 12,000 years पुराना ही है हमारा कल्चर, और उसमें ही हमने बहुत कुछ कर दिया है. Now, in that short amount of time, we have managed to create quite a ruckus, etching our dominance over nature with our villages, towns, cities and megacities. What he says that we have created a ruckus. Ruckus means that हमने सब कुछ disturb कर दिया है. We have created a big disturbance. And now he's saying etching our dominance means we are going to give our impression towards our dominance on nature, कि हमने नेचर के ऊपर अपनी डोमिनेंस बना ली है, कि अपना वर्चस्व जिसको कहते हैं बना लिया है, या अपना आधिपत्य जिसको बोल सकते हैं, या हम उसके पूरे मालिक बन के बैठ गए हैं नेचर के, कि हम ही सब कुछ हैं, जो लैंड है वो हमारी है, जो जगह है वो हमारी है. और किस फॉर्म में कह रहा है कि ओवर नेचर विद आवर विलेजेस. हमने विलेजेस बनाए, टाउन्स बनाए, सिटीज बनाए, मेगा सिटीज बनाई, और फिर बड़े बड़े मॉल्स बनाए और बिल्डिंग्स बनाए और इंडस्ट्रीज लगाई. उस सब के फॉर्म में हमने डोमिनेंस क्रिएट कर लिया अपना, कि हम डोमिनेंट हो गए ओवर नेचर. द रैपिड इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशंस has left us battling with other species for limited resources, and the unmitigated burning of fossil fuels has now created a blanket of carbon dioxide around the world. Now, what the author says कि जो रैपिड इंक्रीज, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन जो रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है. अब जैसे आप देखेंगे कि हमारी अपनी ही कंट्री इंडिया में 135 करोड़ पॉपुलेशन हो चुकी है. तो अब वो कहते हैं कि इतनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस कीपिंग क्वाइट एंड अदर लेसन्स आल्सो, दैट वाटर है, एयर है, कार्बन, ये ऑक्सीजन है, और इवन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर रिसोर्सेज आल्सो, वो तो बहुत लिमिटेड हैं, वो बहुत लिमिटेड रह गया हमारे लिए. लेकिन हमारी पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है. एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ, अनमिटिगेटेड मीन्स कंप्लीटली बर्निंग, कि हम बिल्कुल फॉसिल फ्यूल को खत्म करते जा रहे हैं. फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? उनमें आपके पेट्रोलियम, आपका डीजल और ये सब चीजें जो आती हैं. अब वो कहते हैं कि धीरे धीरे हम उसको बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया कि अपनी डोमिनेंस दिखाने के लिए हमने वेल्स बना दिए, कुएं बना दिए, और उनके थ्रू हम फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोलियम निकालना शुरू किए. फिर पेट्रोलियम को हमने पाइपलाइंस के थ्रू जो है अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग प्योरीफाई करके उसको भेजना शुरू किया. तो क्या किया कि हमने धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल को भी खत्म करना शुरू कर दिया. सो इट हैज क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ. अब इस सब से क्या हुआ, जब इतना फॉसिल फ्यूल बर्न होने लग गया, इतनी सारी चीजें जो है हमारी गैसियस एटमॉस्फेयर में आने लग गई, तो वहां से क्या हुआ कि उसके बर्निंग होने से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, एंड विच इज स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर. और वही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से हमारा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है, दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, एंड दैट्स व्हाई इट्स द मेन रीजन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. Climate change is one of the most hotly contested environmental debates in our time. अब हमारे टाइम में हम देखेंगे कि हम environmentally debates, जितनी भी हमारे environment से related debates होती हैं, उनमें सबसे hot topic जो है वो यही रहता है, climate change. Will the West Antarctic ice sheet melt entirely? Now what she says, क्या बिल्कुल एकदम ice melt हो जाएगी, एकदम खत्म हो जाएगी?
will the Gulf Stream ocean current is disrupted. Gulf Stream ocean current is that is a strong current which brings warm water from the Gulf of Mexico. जो मैक्सिको से लेकर आता है वार्म वाटर इनटू द अटलांटिक ओशन, क्या वो भी खत्म हो जाएगा? वो भी क्या कहते हैं वो कि क्या उसको वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा या रुक जाएगा या बंद हो जाएगा, डिस्ट्रप्ट हो जाएगा? एंड विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट? क्या ये वर्ल्ड का एंड होगा? क्या पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा? मे बी नॉट, हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता. both of the ways are there. Either way, Antarctica is a crucial element in this debate, not just because it's the only place in the world which has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. अब कहता है इसीलिए अंटार्कटिका जो है वो एक हमेशा से एक हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा है कि उसके ऊपर हमेशा से डिबेट होती रही है. क्यों? क्योंकि वहां पर वो ऐसी जगह है, नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन, वहां पे कभी भी ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो नहीं हुई है. ह्यूमंस वहां पर नहीं गए हैं या उन्होंने वहां पे रहना शुरू नहीं किया है. एंड देयरफॉर इसी वजह से इट रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन. प्रिस्टीन मीन्स क्लीन, क्लियर, फ्रेश, और यू कैन से प्योरिफाइड फॉर्म में, कि वो अभी भी वैसा ही है जैसा नेचर ने उसको रखा था. क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां जहां ह्यूमंस जाते हैं वहां वो गंद फैला के आते हैं. जैसे अब आजकल न्यूज में भी आता है या बाकी आप मोस्टली देखते रहते हैं एनवायरमेंटलिस्ट जो हमारे एनवायरमेंट के बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं. सम पीपल आर द मेरीन ड्राइवर्स एंड ऑल द अदर हु आर रिलेटेड टू द सी और वर्किंग इन द सी. व्हाट दे आर डूइंग, वो जाके अंदर सी में जाके उसको क्लीन करने में लगे हुए हैं. उन्होंने एक अलग से अपना मिशन स्टार्ट किया हुआ है. और आप देखोगे कि सी के अंदर इतना प्लास्टिक्स, इतना ज्यादा कैंस, जो हमारे यूज्ड कैंस जो हैं, जो हम फेंक देते हैं, जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि गार्बेज है, वो सी के अंदर भी चला गया है. और वहां जाने से क्या है कि जो हमारे मरीन एनिमल्स हैं, यानी जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उसको खाएंगे या उसको अंदर लेके जाएंगे, एंड दैट इज ऑल्सो टॉक्सिक फॉर देम. सो अब ये सब चीजें जो हैं, ह्यूमंस वहां जहां भी जाते हैं वो ये सब काम करते रहते हैं. अब यही बात वो कहता है कि इसी वजह से this place is very much pristine, and but more importantly because it holds in its ice cores 500,000-year-old carbon records trapped in its layers of ice. और ये सब यहाँ पर दिखाया है कि उसने जो कार्बन रिकॉर्ड, जो आइस है, दैट इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन कार्बन रिकॉर्ड, की कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा रिकॉर्ड फॉर्म में, वो एक आइस के फॉर्म में, उसमें आइसबर्ग्स बने हुए हैं जो 500,000 years ओल्ड हैं, जिनको अप्रोक्सीमेटली 500,000 ईयर हुआ है, इतने पुराने वो आइसबर्ग्स हैं, आइस कोर्स हैं. इफ यू वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, अगेन ही इज सेइंग कि इफ यू वांट टू स्टडी द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अगर हम अर्थ का जानना चाहते हैं, देन एंटार्क्टिका इज द प्लेस टू गो. कि यही वो जगह है फ्रॉम वेयर वी कैन फाइंड ऑल द आंसर्स रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ अर्थ. कि पहले अर्थ कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, और नियर बाय फ्यूचर में क्या होने वाला है. स्टूडेंट्स ऑन आइस, द प्रोग्राम एज वी हैव स्टार्टेड अर्लियर, आई टोल्ड यू कि वो एक आइस प्रोग्राम पे वो सारे स्टूडेंट्स जाते हैं विद जियोफ ग्रीन. और वो स्टूडेंट्स जो गए हैं, आई वॉज वर्किंग विद ऑन द शोकाल्स्की. नाउ शी इज ऑल्सो देयर विद द स्टूडेंट्स. who Tishani Doshi, she is also with the students and she is also in the group and aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world and providing them with inspiring educational opportunities which will help them foster a new understanding and respect for our planet. अब वो कहते हैं कि जियोफ ग्रीन ने बाकी सबको ले जाने की बजाय उन्होंने क्या प्रेफर किया कि वो हाई स्कूल के बच्चों को लेके जाए, स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाए वहां पे. क्यों? उनको इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें एजुकेशन के लिए, उनको नए नए सर्च के लिए मटेरियल प्रोवाइड करें कि वो उसको सर्च करें, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इंस्पायरिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज व्हिच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग, और जो उनको एनकरेज करे नई अंडरस्टैंडिंग के लिए, नए सर्चेस के लिए, नए रिसर्च वर्क के लिए उनको एनकरेज करे, और रिस्पेक्ट ऑफ आवर प्लैनेट, कि अपने प्लैनेट के बारे में वो सोचे और उसके बारे में फर्दर और रिसर्च करें उसकी बेटरमेंट के लिए. It's been in operation for 6 years now, headed by Canadian Geoff Green.
रशियन शिप की बात करी है और कैनेडियन जेफ ग्रीन जो है वो इसको हेड कर रहे हैं, यानी उसको लीड कर रहे हैं। एंड शी इज सेइंग दैट दिस इज इन ऑपरेशन फॉर 6 years से वो ये इस ऑपरेशन में चल रहा था। मतलब ऑपरेशन का मतलब कि ये जो प्रोग्राम है ये का आइस प्रोग्राम वो अराउंड 6 years से चल रहा था, प्लानिंग में था और ये चल रहा है। Who got tired of carting celebrities and retired rich curiosity seekers who could only give back in a limited way। अब 6 years से वो क्या कर रहे थे, वो लेके जा रहे थे किनको, कार्टिंग टू टेक समथिंग और समवेयर को लेके जाना। किनको लेके जा रहे थे, जेफ ग्रीन सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, रिटायर्ड लोगों को, रिच को, जो द पीपल हु कैन प्रोवाइड द मनी, एंड क्यूरियोसिटी सीकर। क्यूरियोसिटी सीकर मीन्स द पीपल हु वांट्स टू नो समथिंग न्यू, जिनके अंदर क्यूरियोसिटी है, कुछ जानना चाहते हैं, उन लोगों को वो लेके जा रहे थे। बट दे वर नॉट गिविंग बैक समथिंग इम्पॉर्टेंट, वो कुछ ऐसा फीडबैक अच्छा नहीं दे रहे थे। मतलब बहुत लिमिटेड वे में उनका काम जो है फाइनली चल रहा था। बस वो जाते थे, अपना काम करते थे और फिर वो वापस आ जाते थे और कुछ टाइम बाद फिर उसको भूल जाते थे। With students on ICE, he offers the future generation of policymakers a life-changing experience at an age when they are ready to absorb, learn, and most importantly, act. अब इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि वो स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके जाएं। क्यों? क्योंकि स्कूल के स्टूडेंट्स दे आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स, दे आर गोइंग टू बिकम द पॉलिसी मेकर्स। कि जब वो बड़े होंगे, वो जॉब में आएंगे, वो गवर्नमेंट में आएंगे, तो वो पॉलिसीज बनाएंगे उससे रिलेटेड। तो इसलिए उन्होंने प्रेफर किया कि वो स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाएं, सो दैट इट विल क्रिएट अ बिग इम्पैक्ट इन ऑन देयर माइंड्स, कि उनके माइंड पे एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करे, उनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बन जाएंगे, जिसकी वजह से वो दे आर रेडी टू एब्जॉर्ब, कि वो इस एज में सब कुछ एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, सब कुछ लर्न करना चाहते हैं, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ ना कुछ नए जानने की, समझने की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो फाइनली उसके ऊपर एक्ट भी करना चाहते हैं। यानी जो कुछ वो सीखते हैं, जो कुछ वो लर्न करते हैं, वो फाइनली उसको अपनी लाइफ में भी इनेक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में उसको लाना चाहते हैं। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। अब सबसे बड़ा रीजन इस प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने का क्या रहा कि पहले कोई भी साउथ पोल तक ही नहीं जा पाता था। इट्स नॉट इजी टू गो देयर, आसान नहीं था वहां तक पहुंचना, और फिर नॉट बी अफेक्टेड बाय इट, और वहां से वापस आना और बिना किसी इफेक्ट के, मतलब उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो उसका, यानी वो उसके मीन्स जो क्यूरियोसिटी लेके वो गया है और उसके माइंड में कोई ऐसा पिक्चर ना बने और वो उसको कुछ सोचते हुए ना आए, ऐसा पॉसिबल नहीं था। इट्स इजी टू बी ब्लेज about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. Latitude and longitude means he is talking about a particular place. अब वो particular place कौन सा? Where we can sit comfortably, जो हमारा एक comfort zone है, यानी अपने घरों में। वो कहते हैं कि बहुत easy है अपने घरों में बैठ के आइस कैप्स मेल्टिंग के बारे में बात करना, स्टडी करना और फिर उसके बाद उसको भूल जाना। But when you can visibly see glaciers retreating means withdrawing or moving back, लेकिन जब आप अपनी आंखों से उन ग्लेशियर्स को मूव बैक होते देखते हो, मूव बैक कैसे होते हैं कि जब वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो आगे से वो टूटते जाते हैं और पीछे पीछे से वो ऐसा लगता है जैसे वो मूव कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो कहते हैं जब आप उनको अपनी आंखों से देखते हो, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, जब वो पूरी की पूरी शेल्स टूट जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट, तब आपको ये बात रियलाइज होती है क्या, दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल, कि ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड ही नहीं है कि हमने बोल दिया ग्लोबल वार्मिंग, ये एक रियलिटी में एक चीज है और इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो अर्थ के ऊपर हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट पे हो रहा है। और वो सब चीजें कहाँ पता चलती हैं हमें? अंटार्कटिका में जाके। Antarctica, because of our simple ecosystem combination of plants, animals and microbes in that area, एक particular area में जितने species रहते हैं उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब वो कहते हैं उसके सिंपल इकोसिस्टम में, सिंपल इकोसिस्टम क्यों बोला? क्योंकि वहाँ पे स्पीशीज ही बहुत कम है, वहाँ पे लिमिटेड आपको मरीन एनिमल्स मिलेंगे, जिनमें आपको सील मिलेंगी या वेल दिख जाएंगी, राइट है। और उसके बाद वो कहती है कि द लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि वहाँ पे वैराइटेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स नहीं है जैसे बाकी लाइक इन द होल वर्ल्ड, कि बाकी जगह आप देखेंगे बहुत सारे वैराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब कुछ है,
बट यहाँ पर एंटार्क्टिका में ऐसा कुछ भी नहीं है. Is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions. Take the microscopic phytoplankton. अब क्या कहते हैं वो कि how little change in the, कितना little change environment में होता है जब यहाँ पे big repercussion means जो वहाँ के unintended consequences की जो हम ना चाहते हुए नहीं चाहते हुए वो consequences वो after effects उसके होते हैं. अब वो क्या कहता है, take the microscopic phytoplankton. Phytoplankton is the name of a plant. जो वहाँ पे एक सिंगल प्लांट होता है that is phytoplankton. और उसी के ऊपर वहाँ की स्पीशीज जो है वो उनको वो नरिश करती हैं, वो रहती हैं. Those grasses of the sea that nourish and sustain phytoplankton, we are saying plant, वो एक टाइप का ग्रास है और उसके ऊपर वहाँ की जो स्पीशीज हैं वो नरिश करती हैं, वो खाती हैं उसको, एंड सस्टेन द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन. और उसकी वो फूड चेन बनता है कि उसको वो स्पीशीज खाती हैं, उन स्पीशीज को वो दूसरे स्पीशीज खाते हैं, वो दूसरे स्पीशीज जब सी में चले जाते हैं उनको कुछ और खाता है और फिर वहां से वो ये एक साइकिल आपका फूड चेन जो है वो चलता रहता है. These single-celled plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important. अब वो कहते हैं ये जो सिंगल सेल, इसमें सिंगल सेल होता है. जैसे आप अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि सेल्स क्या होते हैं और इस प्लांट के अंदर एक सिंगल सेल है. एंड दिस इज अ सिंगल सेल प्लांट एंड यूज द सन्स, और ये पूरी सन की एनर्जी जो सनलाइट है उसको ये एसिमुलेट करता है, डाइजेस्ट करता है इन फॉर्म टू डाइजेस्ट कार्बन. जो कार्बन है उसको डाइजेस्ट करने के लिए सन की एनर्जी को लेता है. एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दैट, और फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज करता है, बनाता है इन दैट वंडरस, एंड वंडरस मीन्स ब्यूटिफुल, beautiful and impressive and most important of processes called, और जब उसके बाद वो फोटोसिंथेसिस का थ्रू आउट फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये सब कुछ काम होता है. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच अ प्लांट मेक्स इट फूड. एक प्लांट जो अपना खाना खुद बनाता है, उस प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू, उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. Now scientists warn that further depletion in the ozone layer will affect the activities of फाइटोप्लैंक्टन. अब क्या कहते हैं साइंटिस्ट कि अगर फर्दर, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, ओजोन लेयर जो अर्थ के सराउंडिंग होती है, अगर उस लेयर में फर्दर डिप्लेशन, अगर वो फर्दर और ब्रेक होती जाती है, फर्दर और खत्म होती जाती है, तो उस डिप्लेशन की वजह से क्या होगा कि वो पूरी जो फाइटोप्लैंक्टन की एक्टिविटीज है उसको खत्म कर देगा. और अगर वो प्लांट नहीं रहेगा तो वहां पे जो लिमिटेड स्पीशीज हैं वो भी नहीं बचेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे, which in turn will affect the lives of all the marine animals and the birds of the region and the global carbon cycle. Exactly, कि वो वहाँ के जितने भी मरीन एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, जो उसके ऊपर सर्वाइव करते हैं, जो जिनको वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो सब खत्म हो जाएंगे और वो फिर ग्लोबल कार्बन साइकिल का के ऊपर पूरा इफेक्ट आ जाएगा उसका. ग्लोबल कार्बन साइकिल मतलब जो पूरे एंटायर वर्ल्ड का कार्बन साइकिल है, क्योंकि ये सब कुछ एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है सब कुछ. इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, दिस पैराबल मीन्स अ शॉर्ट स्टोरी विच इज गिविंग यू सम लेसन. एक छोटी सी स्टोरी जो आपको एक लेसन प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू आप एक मॉरल, एक वैल्यू बेस्ड लेसन लेते हैं. वो ऐसी स्टोरी, द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन. देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस. टेक केयर ऑफ, अब ये बताता है कि यहाँ पे हर चीज की एग्जिस्टेंस का कोई ना कोई रीजन है. जो भी चीज हमारी वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है उसका कुछ ना कुछ रीजन है. तो टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस. एग्जैक्टली, कि छोटी छोटी चीज का ध्यान रखो, बड़ी चीजें तो अपने आप ही अपने प्लेस पे आ जाएंगी. यानी बड़ी चीजें तो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगी अगर आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो. नाउ वी कम टू द लास्ट पार्ट, दैट इज वॉक ऑन द ओशन. Now she has discussed about the human impact. सारा ह्यूमन इम्पैक्ट से क्या हुआ है, ह्यूमन सिविलाइजेशन से क्या क्या इम्पैक्ट हुआ है हमारे ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ये सब कुछ. अब कहती है वॉक ऑन द ओशन, कि जब वो अपने शिप से निकल के उस ओशन के ऊपर चले. अब ओशन के ऊपर कैसे चले, क्योंकि वहां तो सारा सी है. सी के ऊपर क्या है, सॉरी आइसबर्ग है. आइसबर्ग है, ग्लेशियर्स हैं, बहुत मोटे मोटे लेयर्स में, मीटर्स बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, और उनके ऊपर वो चले. तो उनको कैसी फीलिंग हुई, क्या उनको लगा. My Antarctic experience was full of such epiphanies. Epiphanies means surprise or realization.
मतलब वो जैसे एंटार्क्टिक आइलैंड पे उतरती है वहाँ पे, तो वहाँ पे शी वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेज. बट द बेस्ट अकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द एंटार्क्टिक सर्कल एट 65.55 degrees south. The Shukalski had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. अब जो उनका शिप था शुकाल्सकी, वो वहाँ जाके पेनिनसुला और टैडपल दोनों आइलैंड्स के बीच में जाके फंस गया. और फंस कैसे गया उसने जान के उसको कैप्टन ने वहाँ पे रोका ताकि वो फर्दर आगे ना जाए. The captain decided we were going to turn around and head back north. But before we did, we were all instructed to climb down the gangplank and walk on the ocean. कैप्टन ने सबको क्या बोला कि उन्होंने ये डिसाइड किया है बिफोर गोइंग फर्दर कि वहाँ वापस जाने से पहले वो क्या करें, दे शुड क्लाइम डाउन, उतर जाए नीचे और जाके दे शुड वॉक ऑन द ओशन, कि उस आइसबर्ग के ऊपर जाके वॉक करें और उसको फील करें. सो देयर वी वर ऑल 52 ऑफ अस. अब वो सब के सब 52 वहाँ पर उतर गए. Kitted out in Gore-Tex and glares. Kitted out means they were having appropriate clothes for that climate. Gore-Tex is a type of fabric, and glares, walking on the stark whiteness that seemed to spread out forever. और उस stark whiteness के ऊपर they were walking. Stark whiteness means that was not pleasant one, that was unpleasant or not so much attractive for them, because वहाँ पे कुछ और था ही नहीं देखने के लिए. सो दैट सीम टू स्प्रेड आउट फॉर एवर. ऐसा लग रहा था जैसे सारे में वही फैली हुई है वाइटनेस और आगे तक कुछ और उनको नजर नहीं आ रहा था. Underneath our feet was a meter thick ice pack, and underneath that 180 meters of living, breathing salt water. अब वो कहती है कि जब वो वहां पे उतरे एंटार्क्टिका में, तो what they have noticed कि उनके पैरों के नीचे मीटर्स थिक आइस पैक्स थे. मतलब वो आइसबर्ग्स के ऊपर खड़े थे, ग्लेशियर्स के ऊपर खड़े थे और वो मीटर्स थिक थे. और अप्रोक्सीमेटली 180 मीटर्स उसके नीचे सी लेवल था. और उस सी लेवल में यानी सॉल्टी वाटर था और बाकी स्पीशीज जो थे उसके नीचे थे. और यू कैन इमेजिन कि 180 मीटर्स इतनी डेप्थ थी उन सी पैक्स की. सो इट्स रियली सरप्राइजिंग फॉर हर. इन द पेरिफेरी, crab-eater seals were stretching and sunning themselves on ice floors, much like stray dogs will do under the shade of a banyan tree. अब क्रैब ईटर सील, एक सील जो मछली होती है, फिश होती है, उसकी एक वो अलग तरह की ब्रीड है ये. तो वो कहती है कि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं हमारे स्ट्रे डॉग्स, यानी हमारी गलियों में जो डॉग्स वगैरह घूमते रहते हैं, तो आप देखोगे कि वो ट्रीज के नीचे आराम से सन बाथ लेते हैं, आराम से रिलैक्स करते हैं सनलाइट में, अपना विंटर्स में स्पेशली स्ट्रेच करते हैं अपनी बॉडी को और रिलैक्स मोड में रहते हैं. तो सेम वे वो कहती है कि मैंने सील्स को भी इसी तरह से आइसबर्ग्स के ऊपर इस तरह से अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए, रिलैक्स करते हुए देखा. सो व्हाट शी सेज कि हम इतनी दूर आए हैं जहां पर ह्यूमंस नहीं है, जहां पे और कोई स्पीशीज नहीं है और कोई एनिमल्स नहीं है, लेकिन जो सिमिलैरिटी वहां मैंने देखी उन डॉग्स के साथ, सेम सिमिलैरिटी में यहाँ पर वही चीज मैं इनके साथ सील्स के साथ नोटिस करी उसने. एंड इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रेवलेशन. एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट. मतलब कोई ऐसा अननोन सीक्रेट नहीं था अब ये कि कोई नई चीज उसने देखी. मतलब कि वो एक ऐसी चीज उसने नोटिस करी जो एक कनेक्शन लगा उसे कि वहां के एनिमल्स और यहाँ के एनिमल्स के बीच में एक सॉर्ट ऑफ कनेक्शन वॉज देयर. 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? अब वो कहती है again 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and ecospheres. 3 bodies of water जैसे आपको मैंने पहले बताया था, Atlantic Ocean, Indian Ocean and Southern Ocean. ये तीनों ओशंस को कवर करके वो एंटार्क्टिका में पहुंची है. कहती है उतना दूर जाने के बाद वो स्टिल शी वाज वंडरिंग, शी वाज सरप्राइजिंग. क्यों? क्योंकि वो यहाँ के ब्यूटी ऑफ बैलेंस, कि किस तरह का बैलेंस क्रिएट किया हुआ है नेचर ने, कि अंडर सी है, चारों तरफ सी है, लेकिन वो जो बीच में आइसबर्ग्स बने हुए हैं या उस साइड पे जो आइसबर्ग्स बने हैं इतने बड़े बड़े, इतने लार्ज एरिया में, और वो उसके ऊपर वहां पे कंसिस्टेंटली स्टे किए हुए हैं. मतलब वो वहां पे रुके हुए हैं, इतने हैवी आइसबर्ग्स सी के ऊपर. सो इट वाज अ ब्यूटी ऑफ बैलेंस. हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका, फिर वो कहती है कि अगर एंटार्क्टिका
वापस से, जैसे पहले सब पूरा लैंड मास जो था वो कलेक्टेड था, जैसे मैंने आपको इनिशियली आई टोल्ड यू दैट अबाउट लॉरेशिया एंड गोंडवाना, तो वो जो पूरा लैंड मास कलेक्टेड था और उस टाइम पे एंटार्क्टिकल रीजन जो था वो दैट वाज अ वार्म प्लेस। अब वो कहती है अगर दोबारा से वो वार्म प्लेस बन जाता है तो क्या होगा, क्या होगा? आप इमेजिन करिए अगर सारे आइसबर्ग्स मेल्ट हो जाएंगे, वहां पे आइस नहीं बचती है, वहां पे बिल्कुल भी ग्लेशियर्स नहीं रहते हैं, तो क्या होगा कि वहां पे जो वाटर लेवल है सी का वो कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। और सी का वाटर लेवल बढ़ने से क्या होगा कि जो कंट्रीज, छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो सी शोर्स पर लोकेटेड हैं और जिनका सी से हाइट बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो उन कंट्रीज का वजूद ही खत्म हो जाएगा, वो कंट्रीज तो टोटली सबमर्ज हो जाएंगी सी लेवल के अंदर, सी के अंदर। और बाकी कंट्रीज के भी जो कोस्टल एरियाज हैं, यानी जो सी वाले एरियाज हैं जो सी के आसपास के, वो भी ऑलमोस्ट शायद हो सकता है वो भी डूब ही जाएं। और वो कंट्री का जो इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं वो शायद छोटे छोटे पार्ट्स रह जाए कुछ लैंड के, और उसके साथ आप ये इमेजिन करिए कि कितने लोग उसके साथ अंदर चले जाएंगे, खत्म ही हो जाएंगे बिल्कुल। मतलब इस तरह से तो ऐसा होगा कि धीरे धीरे ह्यूमन मैनकाइंड जो है वो ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे बिल्कुल, उनकी स्पीशीज जो है वो एकदम एक्सटिंक्ट हो जाएगी, जैसा उसने अपनी बताया। एंड अब वो क्या कहते हैं अगर वार्म प्लेस हो गया तो will we be around to see it or would we have gone the way of the dinosaurs, mammoths and woolly rhinos? Simply she is saying that कि क्या हम उस टाइम जिंदा बचेंगे ये सब देखने के लिए, क्या ये सब हम देख पाएंगे, या फिर हम भी डायनासोर्स, राइनोज या मैमोथ्स की तरह एक्सटेंट हो जाएंगे, यानी ह्यूमन बींग्स खत्म हो जाएंगे, इस लैंड पे बचेंगे ही नहीं। सो who's to say, कौन क्या कहेगा इस बारे में? But after spending 2 weeks with a bunch of teenagers who still have the idealism to save the world, अब वो कहती है bunch of teenagers मतलब एक group of teenagers, 54 लोग वो गए थे वहां पे, there were 54 people, so she is saying that कि अगर एक group of teenagers जिनके साथ वो गई है और उसने वहां पे 2 weeks spend करे हैं, she has spent 2 weeks over there, so what she says that जो उनके पर्टिकुलरली उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करिए, बिकॉज वो जैसा बताया आपको कि जो ग्रीन जो है वो नॉर्मली वैसे बाकी सेलिब्रिटीज और बाकी रिचेस को और लोगों को लेके जाते थे, लेकिन इस बार उन्होंने प्लान किया कि वो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को लेके जाए, बिकॉज दे हैव सम आइडियलिज्म, कुछ आइडियलनेस है उनके अंदर, कुछ अब वो करना चाहते हैं, अपनी नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी अर्थ को सेव करना चाहते हैं, इस वर्ल्ड को सेव करना चाहते हैं, तो उनके अंदर कुछ करने का जज्बा, जुनून जिसको कहते हैं वो है, एक उनके अंदर वो दे हैव अ इनर फीलिंग to help others and to save this world. All I can say is that a lot can happen in a million years, but what a difference a day makes. Now what she says in the last, कि वो यही कहना चाहती है लास्ट में कि मिलियन ईयर्स में जो चेंज हुआ वो तो चेंज हुआ, वो सब हम चेंज देख रहे हैं, बट सिर्फ एक दिन में, एक डे का क्या इम्पैक्ट हुआ उसकी लाइफ में, मतलब उसकी पूरी लाइफ को हिला के रख दिया वो एक दिन, जिस मोमेंट पे वो वहां पर एंटार्क्टिका पे लैंड करी और शी पुट हर फुट ऑन द एंटार्क्टिका लैंड। सो दिस लेसन इज ओवर एंड एज यू कैन सी दैट शी हैज टोल्ड अबाउट द ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन अर्थ एंड नेचर। जैसे क्या बताया उसने कि दे हैव क्रिएटेड रकस, कि उन्होंने इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया है पूरे एनवायरमेंट में, दे एचिंग आवर डोमिनेंस ऑन नेचर, वो नेचर के ऊपर अपना डोमिनेंस बनाने लग गए हैं। डोमिनेंस कैसे? इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस, सिटी और स्टेट्स और ये सब चीजों में। एंड अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कंप्लीटली उसको बर्न करना शुरू कर दिया फॉसिल फ्यूल को, कि बस वो चाहते कि सब कुछ खत्म ही हो जाए, बस लोग जैसे कुछ सेव करना ही नहीं चाहते, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ बचाना चाहते ही नहीं है। तो अगर ऐसा ही सोच अगर सब लोग लेके चलेंगे तो नेक्स्ट जनरेशन को क्या मिलेगा? नथिंग। सो इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल वो बढ़ता जा रहा है और हम लोग और बढ़ाते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्लाइमेट चेंज, जो डे बाय डे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, एंड दिस ऑल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये सारे रीजन किस चीज के लिए हैं? ग्लोबल वार्मिंग के रीजन है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन व्हाट शी पुट्स अप in front of our viewers or in front of our readers, that will it be the end of the world? A big question mark is there, कि क्या पूरा वर्ल्ड खत्म हो जाएगा? तो हम किस लिए इतना भाग दौड़ में लगे हैं, किस लिए इतना पागल हुए हैं कि सब कुछ हर चीज को चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं हर चीज के ऊपर। सो व्हाई वी आर डूइंग सो मच? तो इससे पहले कि और कुछ हो जाए या और वर्स्ट हो जाए, हमें अभी समझ जाना चाहिए। And we must try to save our nature. We must try to do something for the betterment of our world,
to make world a better place for the human beings, not only for the human beings but for the entire animals and other species also, birds and everything. So this is the end of part 2 of the lesson Journey to the End of the Earth, and I hope that you find this video informative as well as understanding. So if you find so, then please like the video and share it among your friends, and further put the comments in the comment box. And if you have not subscribed, then please subscribe my channel for the latest updates. Thanks for watching. Thank you.